वेलकम टू टेट प्रिपरेशन टीटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एमपीटेट वर्ग 3 2020 का 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर ईवीएस पोर्शन करेंगे। 30 प्रश्न होंगे पर्यावरण अध्ययन के 61 नंबर से प्रश्न क्रमांक 61 से तो 90 तक 30 प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। ये मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 है जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी और इसका 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर करने जा रहे हैं। हर दिन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऐसे पेपर हुए थे। तो शिफ्ट 1 का पहली शिफ्ट का सुबह की शिफ्ट का पेपर है, उसका ईवीएस पोर्शन हम करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक, अब 61 नंबर का प्रश्न है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो टू रेज कॉन्शियसनेस अबाउट environment conditions and to create an environmental ethic sensitive society। पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना, ये पहला ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य क्या पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है क्या? फिर ऑप्शन बी, टू टीच अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उचित व्यवहार सिखाना, ये उद्देश्य है। या ऑप्शन सी, टू क्रिएट सेंसिटिव सोसाइटी एंड अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी, संवेदनशील समाज का निर्माण करना और मानवता को समझना। या ऑप्शन डी, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा का महत्व। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्य शिक्षा का महत्व है क्या? तो 10 सेकंड दिया आपको, उत्तर दीजिए। सिंपल से ही प्रश्न आते हैं इसमें, सही तरह के प्रश्न है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है आपके हिसाब से? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और डी वाला भी हो सकता है। तो हमें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य किस कॉन्सेप्ट में लेना है? तो ये शिक्षा के उद्देश्य में लेना है, क्योंकि आप शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा दे रहे हैं या चयन परीक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षक वाली परीक्षा है, तो उसमें क्या उद्देश्य हो जाएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा का महत्व। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 61 नंबर का। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य मूल्य शिक्षा का महत्व। 62 नंबर का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? कौन सा प्रबंधन विकल्प है वायु प्रदूषण के लिए? तो ऑप्शन ए, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट्स प्लानिंग यूजिंग क्लीन फ्यूल्स, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। या ऑप्शन बी, एक्सेसिव यूज ऑफ सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका मतलब, सीएफसी का मतलब, तो सीएफसी का अत्यधिक उपयोग ये। ऑप्शन सी, डिस्चार्जिंग स्मोक थ्रू चिमनी के माध्यम से धुआं निकालना ये। या ऑप्शन डी, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड्स, लकड़ी का अधूरा दहन। तो वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? तो वायु प्रदूषण को कम करने का विकल्प क्या है? या प्रबंधन विकल्प या उससे निपटने का विकल्प क्या है? तो ये अत्यधिक उपयोग या चिमनी से धुआं निकालना या लकड़ी का अधूरा दहन करना, तो धुआं होगा तो वायु प्रदूषण होगा। तो एक ही सही जवाब है इसका कि रेगुलेट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूजिंग क्लीन फ्यूल, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। तो इसीलिए आपने देखा होगा आजकल सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी वगैरह दे रही है, फेम 1, फेम 2, फेम 3 सब्सिडी आई है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है सरकार के द्वारा। आपने देखे होंगे ई रिक्शा बहुत हो गए हमारे आसपास, तो ये उसी का नतीजा है। अ लार्ज नंबर ऑफ interconnected food chain in an ecosystem together form a dash
टू एस्टैब्लिश इकोलॉजिकल बैलेंस। एक पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर रिक्त स्थान बनाती है, जिसे पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित होता है। तो ऑप्शन ए वाटर साइकिल बनाती, जल चक्र बनाती है। ऑप्शन बी इन्वर्टेड पिरामिड बनाती है, उल्टा पिरामिड बनाती है। ऑप्शन सी फूड वेब बनाती, खाद्य जाल बनाती है। ऑप्शन डी पिरामिड बनाती है। तो बड़ी संख्या में जुड़ी जो खाद्य श्रृंखला है, खाने की श्रृंखला है, वो क्या बनाएगी? फूड वेब बनाएंगी कि उल्टा पिरामिड बनाएगी, जल चक्र बनाएगी, पिरामिड बनाएगी? सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिए आपको। 10 सेकंड इसलिए क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है ये। अब आपको पर्यावरण पढ़ा है तो इकोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगी, और भी बहुत सारे जो भी सरकार की योजनाएं हैं और एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह सब पढ़ना पड़ेगी, तो उसमें सब ये दिया गया है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, वो मिलकर खाद्य जाल बनाती। क्या बनाती? खाद्य जाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 63 का। फिर अगला 64 नंबर का प्रश्न है, Which of the following are the major environmental issue involved in mining? माइनिंग में, खनन यानी कि माइनिंग, खोदने में। क्या खोदने में? तो जो रेयर अर्थ मेटल है, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको खोदने में, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खनन में, माइनिंग में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा है? एनवायरमेंटल इशू कौन सा है? अगर माइनिंग करते हैं तो कौन सा एनवायरमेंटल इशू है, ये हमें बताना है। मेजर एनवायरमेंटल इशू कौन सा है? तो ऑप्शन ए डिप्लेटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द डिसरप्टिंग ऑफ द इकोलॉजी। जंगल का ह्रास मतलब जंगल काटना, जंगल खत्म करना, और पारिस्थितिकी का विघटन। ये तो ऑप्शन बी हेवी रेनफॉल, भारी वर्षा हो जाती है इससे। तो ऑप्शन सी फर्टिलिटी, उर्वरता खत्म हो जाती है। ऑप्शन डी बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण हो जाता है। तो खुदाई हो रही है, कहीं माइनिंग हो रही है, तो उससे क्या मेजर एनवायरमेंटल इशू है, प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा क्या है, ये पर्यावरण समस्या क्या हो जाएगी उससे, ये आपको बताना है। 10 सेकंड दिया, सही जवाब दीजिए। तो कहीं खुदाई करोगे तो भारी वर्षा हो जाएगी कि उर्वरता खत्म हो जाएगी, जैव निम्नीकरण हो जाएगा? ये होगा, जंगल का ह्रास होगा, जंगल काटे जाएंगे और पारिस्थितिकी का विघटन होगा, डिस्क्रप्टिव होगा इकोलॉजी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जंगल का ह्रास होगा और पारिस्थितिकी का विघटन होगा। फिर 65 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, टोटल बायोमास ऑफ लिविंग मैटर इन एन इकोसिस्टम इन एन एरिया एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी पारितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल कहलाता है। ऑप्शन बी स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था कहलाता है। ऑप्शन सी ह्यूमस कहलाता है, धरण या ह्यूमस। ऑप्शन डी डिट्रिटस कहलाता है, मलबा या डिट्रिटस कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी से संबंधित है सारे सवाल। तो किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी पारितंत्र में जीवित पदार्थ का जो कुल बायोमास है, वो क्या कहलाता है? 10 सेकंड दिया आपको, सही जवाब दीजिए। 65 नंबर का प्रश्न है। किसी निश्चित समय में है किसी पारितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास क्या कहलाता है? तो खड़ी फसल कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोर्ड ने भी इसको सही माना है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं वेबसाइट से डाउनलोड करके एज इट इज आपको बता रहा हूँ, और इसके आंसर भी बोर्ड ने, ईएसबी ने, एमपीईएसबी ने दिए हैं। ठीक, आप भी ये डाउनलोड कर सकते हैं ईएसबी की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर और ये जो पेपर है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, द सीक्वेंस सक्सेशनल स्टेज अकरिंग इन वाटर इज नोन एज। जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थर्मोस्फियर कहते हैं, थर्मोस्फियर,
थर्मोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन बी वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। ऑप्शन सी हाइड्रोसेयर कहते हैं, या ऑप्शन डी ग्रासलैंड्स कहते हैं, घास के मैदान में कहते हैं। तो जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? पहले जल है, फिर वाष्प बनेगा, फिर क्या बनेगा, भाप बनेगी, बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी। तो जल चक्र को हम क्या कहेंगे? और 66 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। तो जल जहीं भी शब्द आ जाए तो हाइड्रो से रिलेटेड होता है। किससे होता है? हाइड्रो से रिलेटेड। वेट मतलब गीली भूमि, ग्रासलैंड मतलब घास, थर्मो मतलब जहाँ गर्मी हो वो। तो हाइड्रो से संबंधित, हाइड्रो मतलब जल ही होता है। तो हाइड्रो जहाँ शब्द आ जाए वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोसेयर, ये वाला क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोसेयर कहते हैं। जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को हाइड्रोसेरे कहते हैं। फिर 67 नंबर का प्रश्न है। देखिए, अ हर्बीवोर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर निर्माता, ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी टर्शरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी है, हर्बीवोर है, उसे क्या कहा जा सकता है? और सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए। 67 नंबर का प्रश्न है। तो जो शाकाहारी है, मतलब बकरी क्या खा रही है? घास, तो प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर उसके बाद आप बकरी को खा लोगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाओगे, है ना। फिर आपको शेर खा लेगा, तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक, तो प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं शाकाहारी को। ठीक, फिर अगला 68 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लीजिए। 68 नंबर का प्रश्न है, आपको यहां से पढ़ना है। Which among the following acts states that it is illegal to deliberately take, damage or destroy the nest of any wild bird while it is in use or being built? It is also illegal to take or destroy the egg of any wild bird. निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यह कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में है या बनाया जा रहा है? किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैर कानूनी है। तो कौन सा अधिनियम ये कहता है कि ये सब गैर कानूनी है? तो ऑप्शन ए नेशनल प्राइमरी स्ट्रेटेजी 1981 या राष्ट्रीय प्राथमिक रणनीति 1981 ये कहती है, या ऑप्शन बी द वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रीसाइड एक्ट 1981, वन्य जीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981 ये कहता है, या ऑप्शन सी द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1981, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1981 ये कहता है, ऑप्शन डी नेशनल कंजर्वेशन एक्ट 1981, राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1981। कौन सा अधिनियम ये वाली बात कहता है कि जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर छूना, नष्ट करना, उसके अंडे वगैरह लेना, ये सब गैर कानूनी? तो ये कौन सा अधिनियम कहता है, आपको बताना है। 10 सेकंड दिया आपको, सही जवाब दीजिए। तो 68 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द वाइल्ड लाइफ एंड कंट्री साइड एक्ट 1981। द वाइल्ड लाइफ एंड कंट्री साइड एक्ट 1981 ये वाली चीज, ये वाली बात कहता है। फिर 69 नंबर का प्रश्न है, पढ़िए। अमंग द फॉलोइंग विच प्लेस इज नोन एज कोल्ड डिजर्ट इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत में से किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी लद्दाख, या ऑप्शन डी राजस्थान। किसे कहते हैं? सरल सा प्रश्न है, भारत देश की जियोलॉजी से संबंधित है।
बताइए। तो सही जवाब है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का ननिहाल लद्दाख। लद्दाख तरफ जाते हैं वो लोग बहुत सारे एपिसोड में। तो लद्दाख में क्या होता है, रात में बिल्कुल ठंडा रेगिस्तान हो जाता है, बिल्कुल ठंड, बिल्कुल सफेद चादर ओढ़ लेता है, ऐसा लगता है। रात में अत्यधिक ठंड होती है वहां, लद्दाख को कहते हैं। तो लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न 70 नंबर का प्रश्न है, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड्स वर्क इन पेयर टू बिल्ड देयर नेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? ऑप्शन ए सनबर्ड, ऑप्शन बी क्रो यानी कि कौवा, ऑप्शन सी कोयल या ऑप्शन डी स्वेन। कौन सा पक्षी जोड़े में काम करता है अपना घोंसला बनाने के लिए? तो ये एनसीईआरटी में है, दिया है। तो 70 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो सनबर्ड है वो सही जवाब है, क्योंकि ये जोड़े में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक, मतलब नर पक्षी और मादा पक्षी दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं। फिर 71 नंबर का प्रश्न है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI was established to initiate। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो और कब की गई थी यह अब भी आपको पता होना चाहिए। तो किसके लिए की गई थी ये आपको बताना है। कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज अमंग द पीपल, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, इसके लिए। या ऑप्शन बी लीगल प्रोविजनल टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। ऑप्शन सी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन डी वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए। सिंपल सा प्रश्न है, सही जवाब दीजिए कि ASI की स्थापना किसके लिए की गई थी? आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व। तो बताइए, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी? प्रश्न क्रमांक 71 है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। तो लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण या पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी लीगल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया, इसके लिए पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, इसके लिए ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ठीक, 71 नंबर का प्रश्न सही जवाब बी हो जाएगा। फिर अगला 72 नंबर का प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, देखिए छोटा कर देते हैं। ठीक, दिख रहा है आपको? फिर लिखा है बर्ड्स दैट लाइन देयर नेस्ट विथ लीव्स दैट हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आर नोन एज। वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक यानी शुतुरमुर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन बी स्टारलिंग्स यानी स्टारलिंग। ऑप्शन सी वुड पीकर यानी कठफोड़वा या ऑप्शन डी पीकॉक यानी कि मोर। बताइए, वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं और जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं, वे पत्तियां ढकते हैं जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते कहलाते, क्या कहलाते? बताइए, 72 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा स्टारलिंग। स्टारलिंग वे पक्षी है जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डैश refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार रिक्त स्थान उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को प्रसार को रोकने में मदद करता है। तो क्या रोकने में मदद करता है? ऑप्शन है सैनिटेशन, स्वच्छता, या ऑप्शन बी ओपन डिफेक्शन यानी खुले में शौच। ऑप्शन सी लाइफस्टाइल यानी कि बॉलीवुड लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली होना चाहिए था। ऑप्शन डी हाइजीन यानी कि स्वच्छता। तो देखो, सैनिटेशन भी स्वच्छता है, हाइजीन भी स्वच्छता है, तो हमें हिंदी वाला नहीं पढ़ना, इंग्लिश वाला पढ़ना है।
सैनिटेशन या हाइजीन क्या जरूरी है, ये दोनों छोड़ दो, सैनिटेशन या हाइजीन क्या जरूरी है बताओ। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। 73 नंबर का प्रश्न है। तो कहीं भी आप खाना खाएं या कहीं भी पानी पूरी खाने जाएं ना, वहाँ सैनिटेशन हो या ये सैनिटेशन मतलब पूरा साफ सफाई बैक्टीरिया या हाइजीन हो या स्वच्छ तरीके से रखा गया हो, हर चीज हाइजीन मेंटेन हो, वो जरूरी है। तो हाइजीन शब्द आपने सुना होगा। हाइजीन उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को प्रसार में रोकने में मदद करता है, यानी स्वच्छ साफ हो, हाइजीन मेंटेन हो। 74 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉश। वॉश का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए WA मतलब वाटर, एस मतलब सैनिटेशन, एच मतलब हाइजीन, वाह मतलब पानी, एस मतलब स्वच्छता, एच मतलब स्वच्छता, यानी कि BWA मतलब वेस्ट, एस मतलब सैंपल, एच मतलब हैंडलिंग। वेस्ट सैंपल हैंडलिंग या वाटर सैनिटेशन हाइजीन, या ऑप्शन सी वॉशिंग सोप हैंड्स, या ऑप्शन डी वॉश सैनिटेशन हैंड्स। ये कोरोना के बाद का पेपर है, 2020 के बाद 2022 में हुई थी एग्जाम। 2020-21 में आपको याद होगा कोरोना आ गया था, उसके कारण ये पोस्टपोन होती गई है एग्जाम और 2022 में हुई। तो ये सैनिटेशन, हाइजीन, क्वारंटाइन, ये सब हमने वहीं से सीखा है। तो ये वॉश मॉडल आया था, तो वॉश क्या है आपको बताना है। कोरोना के दौरान ही ये सब हमने सीखा है। तो इसका मतलब है वाटर सैनिटेशन हाइजीन, वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ये है वॉश का अर्थ। ठीक, अगला 75 नंबर का प्रश्न है, द यूएसए इज द डैश कंट्री टू सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए रिक्त स्थान देश है। पहला देश है, दूसरा देश है, तीसरा देश है, चौथा देश। मनुष्य को स्पेस में भेजने वाला, स्पेस यहां से मतलब 100 किलोमीटर ऊपर भेज दिया कोई ने, तो स्पेस में हो गया। ठीक, बताइए। 75 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। तो जो यूएसए है वो दूसरी कंट्री है, पहली कंट्री कौन है, तो यूएसएसआर है। यूरी गागरिन को भेजा था इन्होंने सबसे पहले स्पेस में, इनके कॉस्मोलॉजर थे वो, एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं हम। तो यूएसएसआर था। आज वर्तमान समय में रशिया है, यूएसएसआर कई भागों में टूट गया है। अगला, Who was the Prime Minister of India when Indian Space Research Organization was formed? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो बीजेपी के थे। तो सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। जवाहरलाल नेहरू और ये सब कांग्रेस के थे, मोरारजी देसाई जो थे वो बीजेपी के थे शायद, भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई थी तब। 76 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक और नाम है इसका इसरो। क्या है इसका नाम, इसरो। ये जब फॉर्म हुई थी तब इंदिरा गांधी जो थी वो देश की प्रधानमंत्री थी। फिर अगला 77 नंबर का प्रश्न, Which of the following category status was awarded to the Antrix Corporation in 2008? 2008 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था। 2008 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसको किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए नवरत्न कंपनी, ऑप्शन बी महारत्न कंपनी, ऑप्शन सी मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट कंपनी, या ऑप्शन डी मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड कंपनी। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था बताइए। 77 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आप। तो इसे दिया गया था मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी। ठीक, 77 नंबर का प्रश्न, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को 2008 में
मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया था। फिर 78 नंबर का प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV हैव इट्स फर्स्ट एवर सक्सेसफुल लॉन्च? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1991 1991, ऑप्शन बी 1994 1994, ऑप्शन सी 1995 1995 या ऑप्शन डी 1997 1997। PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। 78 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड दिया। तो पहला सफल प्रक्षेपण हुआ था 1994 में। इसके पहले बहुत सारे हुए थे, लेकिन सफल वाला 1994 में होता। अंतरिक्ष भी आपका चैप्टर है, एक टॉपिक है इसमें EVS में, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है कब क्या लॉन्च हुआ था। ठीक, अगला है 79 नंबर का प्रश्न। इसका बी वाला सही था। ठीक है, 79 नंबर का प्रश्न है, recently the satellite Amazonia first was launched by ISRO polar satellite launch vehicle in February 2021. Which country does the satellite belong to? हाल ही में उपग्रह अमेजोनिया लिखा है इसमें, अमेजोनिया पढ़ेंगे इसको। अमेजोनिया फर्स्ट को इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? अभी ये फरवरी 2021 मतलब उस समय की बात है, 2022 में पेपर था, 2021 में लॉन्च हुआ था। अभी वर्तमान में जो लॉन्च हुए वो आपको वो भी याद रखना है करेंट अफेयर में। तो ऑप्शन ए है USA संयुक्त राज्य अमेरिका का था, अमेजोन लिखा है। ऑप्शन बी कनाडा का, या ऑप्शन सी ब्राजील का, या ऑप्शन डी मैक्सिको। कहाँ का है? कहाँ का था ये अमेजोनिया 1 रॉकेट जो लॉन्च किया हमने, उपग्रह या सैटेलाइट जो लॉन्च किया अमेजोनिया 1, ये कहाँ का है आपको बताना है। तो सही जवाब है इसका, अमेजोन जो है USA की कंपनी है भले, पर ये ब्राजील ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील ने ये लॉन्च किया था। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमको पता ही नहीं है, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़े? तो कुमार गौरव सर हैं, डेली पढ़ाते हैं, जो वन लाइनर करंट अफेयर है, और एक अंकित अवस्थी सर है, रिसर्च वगैरह पढ़ाते हैं, और फिर प्रशांत धवन सर है जो भी रिसर्च वगैरह पढ़ाते हैं। तो आपको वो नहीं पढ़ना है, आप एक काम कीजिए, कुमार गौरव सर है उत्कर्ष क्लासेस, वो डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो सुबह सवेरे उनकी क्लास रहती है, तो आप दिन भर में कभी भी देख सकते हैं। फिर 80 नंबर का प्रश्न है, Which of the following polar satellite launch vehicle PSLV launch was unsuccessful? निम्नलिखित में से कौन सा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट प्रक्षेपण असफल रहा था? फेलियर वाला बताना है, फेल हो गया था जो। ऑप्शन है PSLV D1, ऑप्शन बी PSLV D2, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी PSLV D3 या IARS D3, ऑप्शन डी PSLV C1 या IRS 1D। कौन सा असफल रहा, फेल हो गया जो? PSLV कौन सा फेल हो गया वो आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 80 है, सही जवाब हो जाएगा PSLV D1, ये असफल रहा था। फिर 81 नंबर का प्रश्न है, विच इज द हाइट ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? व्हाट इज द हाइट? PSLV की ऊंचाई कितनी है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 38 मीटर, ऑप्शन बी 44 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 56 मीटर। अब मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2020 में हुई थी, 2020 जो कि 2022 में हुई थी, विडंबना ये थी कि उसमें कोई सा भी टॉपिक एक उठाते थे वो,
और उसी के जितने हो सकते थे उतने प्रश्न पूछ लेते थे। तो शुरू के पेपर हैं 5 मार्च और 6 मार्च, तो इनमें अंतरिक्ष से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ऑप्शन ए है 38, 44, 50 या 56। कितने मीटर ऊंचा होता है पीएसएलवी? जो रॉकेट है पीएसएलवी वो कितना ऊंचा होता है, ये आपको बताना है। बताइए, 10 सेकंड दिए आपको, बताइए। तो 81 नंबर का प्रश्न है, 44 मीटर का होता है, ऊंचाई इतनी है। ऊंचाई, वेट वगैरह सब पूछ लिया इसमें, पे लोड को पूछ लिया, पे लोड कैपेसिटी पूछ ली। अभी आएंगे प्रश्न। 82 नंबर का प्रश्न है, इन विच ईयर was the New Space India Limited NSIL incorporate? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया था? ऑप्शन है 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2019। कब किया गया था NSIL को गठित? तो सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। 82 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 82 नंबर का प्रश्न है, NSIL को किस वर्ष गठित किया गया था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को किस वर्ष गठित किया गया था? 82 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है 2019 में। 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को गठित किया गया था। ठीक, फिर अगला 83 नंबर का प्रश्न लिखा है, एज ऑफ जनवरी 2022 हु आउट द फॉलोइंग इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? NSIL नामक कंपनी है। जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं 2022 जनवरी 2022 तक? तो ऑप्शन ए अरुणाचलम, ऑप्शन बी राधाकृष्णन दुरे-राजी, ऑप्शन सी नीरज सिन्हा या ऑप्शन डी M महेश्वर राव। अब ये जनवरी 2022 का पूछा है, तो आप वर्तमान में कौन है NSIL, वो भी NSIL के प्रबंधक और निर्देशक, अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है वर्तमान में, वो भी आप पता कर लेना। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। 83 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है इसका राधाकृष्णन दुरे-राजी। ये जनवरी 2022 में थे। अब हम लोग तो पढ़ के नहीं गए थे, तो हमको पता नहीं था, फिर आपको पढ़ के जाना है। 84 नंबर का प्रश्न है, देखिए, which of the following statement about geosynchronous satellite launch vehicle GSLV MK2 is not correct? भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क 2 GSLV मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन हमें बताना है। ऑप्शन ए है, डेवलप्ड अंडर द क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट CUSP, the CE7.5 is India's first cryogenic engine developed by the Liquid Propulsion System Center. क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना CUSP के तहत विकसित CE7.5 तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। सही नहीं है, जो गलत बात है वो हमें बताना है। ऑप्शन बी है, वन विकास इंजन इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ GSLV मार्क सेकंड। GSLV मार्क सेकंड में के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, द फर्स्ट स्टेज ऑफ GSLV वाज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द PSLV PS1। GSLV का पहला चरण भी PSLV के PS1 से लिया गया था। ऑप्शन डी, ईच लिक्विड इंजन स्ट्रैप ऑन यूजेज वन विकास इंजन। प्रत्येक तरल इंजन स्ट्रैप ऑन एक विकास इंजन का उपयोग करता है। तो कौन सी बात सही नहीं है वो हमें बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया आप।
सब बात सही, खाली बी वाली सही नहीं। वन विकास इंजन इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ जीएसएलवी मार्क सेकेंड। जीएसएलवी मार्क द्वितीय के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है, ये वाला सही नहीं। ठीक, 85 नंबर का प्रश्न देखेंगे। देखिए, लिखा है इन विच ईयर डिड द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क थर्ड सक्सेसफुली प्लेस GSAT-19 सैटेलाइट इन ऑर्बिट। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क तृतीय मार्क थर्ड जीएसएलवी मार्क थर्ड ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT-19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया? ऑप्शन है 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2019। ये आपको बताना है 10 सेकेंड दिया। जीएसएलवी मार्क थर्ड। 85 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया आपको। तो जीएसएलवी मार्क थर्ड ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT-19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया? किस वर्ष किया? तो 2017 में किया। 85 का सी उत्तर सही हो जाएगा। फिर 86 नंबर का प्रश्न है, देखिए, इन विच ईयर वाज द reusable launch vehicle technology demonstrated RLVTD successfully flight tested for the first time in India? भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLVTD का सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया? जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जो पहले सैटेलाइट लॉन्च कर दी और फिर से उनको यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन है 2011 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन डी 2018 में। कब किया गया था? तो एलॉन मस्क की कंपनी यही करती है, वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाती है, रॉकेट बनाती है। तो 86 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 2016 में ये उड़ान प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो परीक्षण 2016 में किया गया था पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया था? तो 2016 में किया गया। फिर 87 नंबर का प्रश्न है, देखिए दिख रहा होगा आपको। व्हाट आर द टिप्स दैट विल फैसिलिटेट क्रिएटिव एक्सप्रेशन? पहला है, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियां क्या है? ऑप्शन ये पहला है, encourage टीम वर्क yet give individual attention to each child। टीम वर्क को प्रोत्साहित करे फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे। और दूसरा है, क्रिएट अ नॉन स्ट्रेस्ड बट कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर इन द क्लास। कक्षा में गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाए। तो ऑप्शन ए ओनली वन सही है, ऑप्शन बी ओनली टू सही है, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना दो सही। तो प्रश्न ये है, पेडागोजी का प्रश्न है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति या क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियां क्या है? तो टीम वर्क को प्रोत्साहित करे फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे, कक्षा में गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाए। तो 87 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो टीम वर्क को प्रोत्साहित करें और फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें। 87 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक, कि टीम वर्क को प्रोत्साहित करें फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें और कक्षा में गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाए। प्रतिस्पर्धी माहौल बनाएंगे तो तनाव तो होगा बच्चों में। तो पहला वाला सही है। फिर अगला 88 नंबर का प्रश्न, Which of the following is not correct in respect of creative expressions in EVS? EVS में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, क्रिएटिविटी स्टिमुलस लर्निंग, रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करती है। ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग डिटर्स क्रिएटिविटी।
बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है। ऑप्शन सी क्रिएटिविटी कैन रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल इश्यूज, रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब दे सकती है। ऑप्शन डी क्रिएटिविटी इनहैंस द एबिलिटी टू मैनेज चेंज, रचनात्मकता परिवर्तन को प्रतिबंध करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको, पढ़ लीजिए। 88 नंबर का प्रश्न है। तो देखो सब सही है, उत्तेजित करती है, जवाब दे सकती है, क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन ये बाधित करती है ये वाली बात सही नहीं है। बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है ये वाली बात सही नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी को बाधित करती है ये वाली बात सही नहीं है। 88 नंबर का प्रश्न हो गया। 89 पे आते हैं। देखिए पहले इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। लिखा है कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है क्रिएट ए नॉन स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर इन द क्लास, क्रिएट अ फन फील्ड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, कक्षा में गैर तनावपूर्ण माहौल बनाए, बच्चों के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बनाए। कथन द स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू, कथन रिक्त स्थान संबंधित है। 89 नंबर का प्रश्न है, बताइए। तो पहला टिप्स फॉर फैसिलिटेटिंग डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए टिप्स है। कथन से संबंधित है, किससे संबंधित है? निगमनात्मक विधि से संबंधित है, निगमनात्मक विधि से। डिडक्शन मेथड से संबंधित है। ऑप्शन बी टिप्स फॉर फैसिलिटेटिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां हैं ये दोनों। और ऑप्शन सी टिप्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक, प्रदर्शन तकनीक के लिए युक्तियां हैं। ऑप्शन डी टिप्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सुझाव है ये दोनों। तो 89 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। तो ये किसके लिए है? तो गैर तनावपूर्ण माहौल बनाना, बच्चों के सीखने के लिए एक मजेदार माहौल बनाना। तो क्रिएटिव माहौल बनाएंगे आप, तो ये रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां हैं। क्रिएटिव हो जाएगा बच्चा इससे, ये दो युक्तियां अपनाएंगे आप तो क्रिएटिव होगा। तो क्रिएटिविटी के लिए है ये। लास्ट प्रश्न है, पहले हिंदी वाला इंग्लिश वाला पढ़ लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लिमिटेशन ऑफ सोर्स मेथड, स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करें। ऑप्शन एक, ये पहला वाला कथन है इसका, नो इजी एक्सेस टू ओरिजिनल सोर्स, मूल स्रोतों तक आसान पहुंच नहीं। फिर दूसरा है टू कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निक, बहुत जटिल और तकनीकी। चूज द करेक्ट कोड, सही जवाब चूज कीजिए। 90 नंबर का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो स्रोत विधि जो होती है, सोर्स मेथड जो होती है, उसकी सीमाओं का चिन्हांकन करना है आपको। तो इसके लिए आपको स्रोत विधि पता होनी चाहिए, सोर्स मेथड पता होनी चाहिए। तो आपको विधियां भी पढ़नी है, शिक्षण विधियां भी पढ़नी है बहुत सारी। तो उससे संबंधित है पहला वाला, मूल स्रोत तक आसान पहुंच नहीं, ये वाली बात सही है कि दो वाले की दूसरी वाले की बहुत जटिल और तकनीकी है ये, या दोनों बात सही है या दोनों बात गलत है। स्रोत विधि की सीमाएं क्या क्या है, क्या लिमिटेशन है उसकी स्रोत विधि की सोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है कि दोनों सही है कि मूल स्रोत तक आसान पहुंच नहीं होना और बहुत जटिल और तकनीकी होना। तो ये वाला हमारा पोर्शन एनवायरमेंटल स्टडी का खत्म हो गया है। आने वाले वीडियो में हम मैथ्स वगैरह भी, हमने मैथ्स कर लिया है, अब सीडीपी की बारी है। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है आप ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं। धन्यवाद।